हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। दोस्तों, विज्ञान कक्षा 10 की इसी कड़ी में बॉम्ब शूट के माध्यम से चल रहे थे हम संपूर्ण विज्ञान का सुपड़ा साफ करने। इसी विज्ञान की कड़ी में आज अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण इस टॉपिक का करेंगे सुपड़ा साफ। हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आज की इस वीडियो के अंदर अपन विज्ञान के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। संपूर्ण चैप्टर का आज होगा धनाधन रिवीजन। समझाने का अभी वक्त नहीं है, समझा चुके हैं हम पहले, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, लेकिन अब और केवल चलेगा धनाधन रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अम्ल एवं क्षारक एवं लवण। तो बताओ क्या होते हैं अम्ल और क्या होते हैं क्षार। एक तरफ दे रखे हैं अम्ल और एक तरफ दे रखे हैं क्षार। बताओ, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार होते हैं। जलीय विलयन के अंदर H+ आयन देते हैं अम्ल, लेकिन OH आयन देते हैं क्षार। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल। कौन कर देते हैं, अम्ल कर देते हैं। जबकि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, बताओ कौन कर देते हैं, तो क्षार कर देते हैं। बताओ कौन कौन से उदाहरण है गुरुजी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और एसिटिक अम्ल है। ये सारे क्या हैं, अम्ल हैं। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बताओ क्या हो जाते हैं, चारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, चलिए देखते हैं सूचक। अर्थात सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं जो और अम्ल और क्षार की उपस्थिति का क्या बताते हैं, बताओ जानकारी देते हैं। अर्थात कौन से पदार्थ अम्ल हैं, कौन से पदार्थ क्षार होंगे, इसकी उपस्थिति का पता लगाने वाले ही पदार्थ क्या कहलाते हैं, बताओ सूचक कहलाते हैं। तो सूचक होते हैं 3 प्रकार के गुरुजी। प्राकृतिक सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। अर्थात प्राकृतिक सूचक जो होंगे, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होंगे, और मानव निर्मित सूचक अर्थात संश्लेषित सूचक जो होंगे, जो कृत्रिम विधियों के द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाए गए होंगे। और गंधीय सूचक जो होते हैं, जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता बताओ किसके माध्यम से लगाते हैं, गंध के माध्यम से लगाते हैं। तो ध्यान केवल आपको ये रखना है कौन कौन से प्राकृतिक सूचक हैं। तो एक आपका लिटमस पत्र होता है, एक लाल पत्ता गोभी होती है और हल्दी होती है। ये 3 आपके कौन से सूचक हो जाते हैं, बताओ प्राकृतिक सूचक हो जाते हैं। दूसरा है संश्लेषित सूचक। कौन से होते हैं, एक आपका मेथिल ऑरेंज है और दूसरा है फिनोप्थिलीन। बताओ दोनों ही आपको क्या रखने हैं, याद में रखने हैं। और गंधीय सूचकों में आते हैं वेनिला का रस हो जाता है, प्याज का रस हो जाता है और लौंग का तेल हो जाता है। ये है दोस्तों। नीचे नोट लगा के मैंने रख रखा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकलता है। बताओ किससे निकलता है, लिचेन नामक थैलोफाइटा समूह के पौधे से कौन निकलता है, लिटमस विलयन। नेक्स्ट है आपका धातु से क्रिया। बताओ अम्ल और क्षार दोनों किससे कार्य किया करते हैं, धातु से क्रिया। तो बताओ धातु से क्रिया करेंगे, पहले अपन पढ़ते हैं गुरुजी अम्ल की क्रिया और दूसरी पढ़ते हैं गुरुजी क्षार की क्रिया। ध्यान देना, जब भी अम्ल या क्षार दोनों धातु से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और गैस निकलती है हाइड्रोजन। बताओ गैस कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, यदि धातु के साथ में क्रिया करेंगे तो गैस कौन सी निकलेगी, बताओ हाइड्रोजन निकलेगी। जैसे कि इधर दे रखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से धातु जिंक क्रिया करती है तो जिंक क्लोराइड लवण बनता है और बताओ कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। इसको कहते हैं पोप परीक्षण। बताओ क्या कहते हैं, पोप टेस्ट या पोप परीक्षण कहा जाता है। इस तरफ देखें तो क्षार है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक धातु से क्रिया करता है, सोडियम जिंकेट बनता है, गैस निकलती है हाइड्रोजन। बताओ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अर्थात ये भी पॉप टेस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, धातुओं के साथ में जब अम्ल एवं क्षार क्रिया करते हैं तो क्या निकलता है, बताओ हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसी को पॉप परीक्षण कहा जाता है। ध्यान से सुनना, पीतल एक मिश्र धातु है। हालांकि ये भी एक धातु है, लेकिन पीतल क्या है, मिश्र धातु। कॉपर और जिंक से बनती है। बताओ किससे बनती है, कॉपर एवं जिंक का क्या है, मिश्रण है। अतः अर्थात पीतल एक मिश्र धातु है, लेकिन जब ये अम्ल से क्रिया करती है तो ये हाइड्रोजन गैस में निकलेगी, क्योंकि पीतल धातु है। और दही क्या होता है, अम्ल। अर्थात दही से ये क्रिया करती है। जैसे कहें कि दही को अब कर हम पीतल के बर्तन में रख दें तो ये दही पीतल से क्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तथा लवण जो बनता है वो विषैला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी पीतल के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है धातु ऑक्साइडों से क्रिया। बताओ अम्ल एवं क्षारों की धातु ऑक्साइडों के साथ में क्रिया। बताओ धातु ऑक्साइडों की प्रकृति गुरुजी होती है क्षारीय। बताओ कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति किसकी होती है, धातु ऑक्साइडों की। तो क्षारीय प्रकृति धातु ऑक्साइडों की, तो ये क्षार से अभिक्रिया नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो जाता है, नो रिएक्शन। बताओ क्या होगा, नो रिएक्शन। इसकी क्षारीय प्रकृति है, इसीलिए अभिक्रिया हमेशा किससे करता है, अम्ल से करता है, जिसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया धातु ऑक्साइड किससे करेंगे, बताओ अम्ल से करेंगे तो ही होगी, क्योंकि क्षार तो
समान हो जाएंगे, इसीलिए अब क्रिया होगी ही नहीं। तो अम्ल से जब क्रिया होती है किसी की धातु ऑक्साइडों की, तो जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और कॉपर ऑक्साइड हमारा धातु ऑक्साइड है, तो ये लवण बना देंगे और जल बना देंगे। अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान से सुनना, धातुओं ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के साथ कोई अभिक्रिया होती ही नहीं। नेक्स्ट है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ में अभिक्रिया। बताओ, अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति होती है अम्लीय, अर्थात धातु ऑक्साइडों की प्रकृति तो क्षारीय होती है, लेकिन अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, इसीलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति समान हो जाएगी तो क्रिया होगी ही नहीं। इसीलिए अधात्विक ऑक्साइड केवल क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो अधात्विक ऑक्साइड जैसे हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और क्षार आपने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं, जो कि एक लवण है और जल निकल जाता है। अर्थात लवण और जल का निर्माण होगा, ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होगी। लेकिन अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होने के कारण केवल और केवल क्षार से साथ ही अभिक्रिया होती है, अम्ल के साथ नहीं होती है। उसके बाद है गुरुजी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। बताओ, धातु कार्बोनेट की प्रकृति भी कैसी होती है? क्षारीय, क्योंकि धातु से बना हुआ हो, धातु ऑक्साइड हो, उसकी प्रकृति भी क्षारीय, धातु कार्बोनेट है उसकी प्रकृति भी क्षारीय, इसीलिए ये क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि सेम प्रकृति हो जाएगी, इसीलिए क्षार के साथ धातु कार्बोनेट की रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन अम्ल के साथ इसकी प्रक्रिया होगी, और जैसे ही हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, सोडियम कार्बोनेट है, बताओ इससे धातु का कार्बोनेट है, लवण बनाएगा और जल निकलेगा। लेकिन इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। चाहे अम्लों की क्रिया अपन सोडियम कार्बोनेट से कराएं, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं, निकलेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर का जो सूत्र होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आपसे कहा गुरुजी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन आसानी से देते, जबकि दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन आसानी से नहीं देते हैं। बताओ कौन कौन से हैं प्रबल अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल होते हैं। जबकि एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल क्या होते हैं? बताओ, दुर्बल अम्ल होते हैं। फिर आपके क्षार ही इस प्रकार से, क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार होता है, एक दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार वो होते हैं जो कि OH ऋण आयन आसानी से दे देते हैं, किसके अंदर? जलीय विलयन के अंदर, लेकिन आसानी से OH ऋण आयन जो जलीय विलयन में नहीं देते वो दुर्बल क्षार होते हैं। बताओ प्रबल क्षार कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जबकि दुर्बल क्षार आपके कौन कौन से हैं? एक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसका प्रयोग हम पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है गुरुजी अम्लराज या एक्वारेजिया, इसे कहते हैं रॉयल वाटर। ये क्या होता है? दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है। बताओ क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज या एक्वारेजिया या रॉयल वाटर कहलाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल के 1 अणु होता है। अतः कह सकते हैं दोनों का मिश्रण के अंदर, अर्थात अम्लराज या एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का अनुपात होता है 3:1, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका उपयोग किया जाता है सोना एवं प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को गलाने के अंदर, किसके अंदर? गलाने में किया जाता है। सोना और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को किसका उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया या अम्लराज का उपयोग किया जाता है। अशुद्ध जल का pH मान होता है गुरुजी 7, ये क्या है? उदासीन होता है। ध्यान से सुनना, अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ध्यान से सुनना, जितने भी प्रबल अम्ल आपने पढ़ दिए हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल है, ये सभी खनिज अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? खनिज अम्ल होते हैं। ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, ध्यान से सुनना, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं सेल या बैटरी में। किसमें किया जाता है? सेल या बैटरी में किया जाता है। इसीलिए किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को हम H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत के आधार पर माप सकते हैं। अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अपन किस में करते हैं? किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को मापा जा सकता है। कैसे कैसे मापा सकते हैं? जिसके जहाँ पर ज़्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा वहाँ ज़्यादा बैटरियाँ बनेंगी, ज़्यादा बैटरी बनेगी तो उसका उद्योग विकसित होगा। तो कह सकते हैं औद्योगिक प्रगति को हम किससे माप सकते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। ध्यान से सुनना, शुक्र जो ग्रह है, उस शुक्र ग्रह के जो वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, जो श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। किससे बना है? श्वेत एवं पीले बादल किसके? सल्फ्यूरिक अम्ल के। ध्यान से सुनना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ध्यान से सुनना कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक नोट है, महत्वपूर्ण नोट है कि नेटल एक पादप होता है। बताओ कैसा पादप होता है? शाकीय। नेटल नामक का एक शाकीय पादप होता है जो जंगल में पाया जाता है। इसके पत्तों में डंक पाए जाते हैं। जिस प्रकार से चींटी के डंक पाए जाते हैं, उसी प्रकार से इस नेटल नामक पादप की पत्तियों में भी क्या पाए जाते हैं? डंक पाए जाते हैं। और इस पादप की जो डंक हैं उनमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, या जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जो कि चींटी के डंक में भी मिलता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल मिलता है, और इस नेटल पादप की पत्तियों में जो डंक पाए जाते हैं उनमें भी ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण दर्द होने लग जाता है। अगर ये त्वचा में ये पत्तियों के ये डंक भिद जाते हैं तो त्वचा में दर्द होने लग जाता है। इसीलिए इस डंक से इलाज
के लिए इसी पौधे के पास में आपको डॉग पौधे मिलते हैं। कौन से पौधे मिलते हैं? डॉग पौधे मिलते हैं, जिनकी पत्तियों को रगड़ करके हम इससे क्या कि छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान से सुनना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? अभी मैंने बताया कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद है गुरुजी पीएच स्केल। बताओ क्या है पीएच स्केल? पुशांश जर्मन भाषा के शब्द पी जो है पुशांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति या पावर। बताओ किसी विलयन के उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को किससे मापते हैं? पीएच स्केल से। अर्थात किसी जलीय विलयन के अंदर कितने H+ आयन है, कितनी H+ आयन की सांद्रता है, उसे मापते हैं अपन पीएच स्केल के माध्यम से। इसकी खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच क्या होती है गुरुजी? फिर पीएच होती है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। बताओ क्या होता है? पीएच बराबर -log10H+। अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। ध्यान से सुनना। पीएच स्केल आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें 0 से लेकर के और 14 तक मान होते हैं पीएच के। पीएच मान जब 7 होता है तो उदासीन प्रकृति होती है, लेकिन 0 से 14 तक जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता जाता है, अम्लीय प्रकृति कम होती जाती है, जबकि क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि 7 से अधिक पीएच मान होने पर प्रकृति पदार्थ की क्षारीय होगी, और 7 से कम होने पर प्रकृति कैसी हो जाती है? बताओ, अम्लीय हो जाती है। लेकिन यदि पीएच मान 7 है तो प्रकृति कैसी रहती है? उदासीन रहती है। ध्यान देना, नीचे लिखा हुआ है, देखना कि पीएच का मान 7 से कम है तो प्रकृति अम्लीय, पीएच का मान 7 है तो उदासीन, और पीएच से का मान 7 से अधिक है तो प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। जैसे कुछ पदार्थों के पीएच मान आपको दे रखे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10 होता है, जबकि लाइम, इसको लाइम कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसका 12.4 होता है, अमोनिया का होता है 11। कुछ और भी आपको पीएच मान याद रखने हैं जो कि आगे दे रखे हैं। देखना कि रक्त और आंसू का पीएच मान होता है 7.4, जबकि जठर रस का होता है 1.2, नींबू के रस का 2.2, शुद्ध जल का होता है 7, दूध का होता है 6.5, दही का होता है 5.5, साधारण नमक का होता है 7.0, और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, सेब का 3 होता है, टमाटर का 4.5 होता है, मानव की लार का 6.5 से 7.5 होता है, जबकि मानव मूत्र का 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के अंदर कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के नाम आपको याद में रखने हैं कि किस पदार्थ में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल, इमली के अंदर पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के अंदर, और नींबू और संतरे में दोनों में बताओ कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। एस्फोरिक अम्ल भी संतरा में पाया जाता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? संतरा में सिट्रिक अम्ल दे रखा है, इसीलिए आपको सिट्रिक अम्ल ही ध्यान में रखना है। जठर रस में पाया जाता है एचसीएल अम्ल, जबकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, सेब में होता है मैलिक अम्ल। ये आपको सारे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद में अपन चलते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? तो पहला है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अर्थात MgOH2, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 10, अर्थात दुर्बल 4 है। इससे हम पेट की अम्लता के, जो पेट के अंदर आमाशय है, आमाशय में HCl अम्ल का स्रावण होता है, जिसके कारण अम्लता बढ़ जाती है। एंटासिड के रूप में फिर हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका? MgOH का, अर्थात प्रति अम्ल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जो पेट के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके उसे लवण में बदल देता है, अर्थात उदासीन बना देता है, जिससे पेट का दर्द बंद हो जाता है। इसीलिए पेट की अम्लता को दूर करने में बताओ किसका उपयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। दूसरा है गुरुजी दंतचय। ध्यान रखना, मुख का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5, लेकिन जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात कुछ दांतों के अंदर में उस भोजन के अवशिष्ट रह जाते हैं, या शेष कुछ भाग रह जाते हैं, जिससे फिर वायुमंडल के सूक्ष्म जो जीव होते हैं, अर्थात बैक्टीरिया होते हैं, वो मुख के अंदर जाते हैं और उस अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके उसे अम्ल में बदल देते हैं, और उस मुख के पीएच मान को क्या कर देते हैं? कम। अर्थात मुख का पीएच मान होना चाहिए 6.5, लेकिन इस प्रकार मुख का पीएच मान 5.5 से भी कम हो जाता है, जिससे दांत क्या होने लग जाते हैं? क्षरण होने लग जाते हैं, जिसको कहा जाता है दंते क्षरण। नेक्स्ट है आपका कीटों का डंक। बताओ, मैंने अभी बताया मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके डंक में, और नेटल नामक जो पौधा होता है उसकी पत्तियों के डंक में। बताओ कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथिनोइक अम्ल पाया जाता है। अर्थात मेथिनोइक अम्ल या ये फॉर्मिक अम्ल क्या करता है? दर्द उत्पन्न कर देता है, त्वचा में जलन एवं दर्द उत्पन्न कर देता है। लेकिन क्षारकीय लवण हम जैसे ही लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, अगर चींटी
आपको डंक मार देती है तो आप जाएंगे रसोई के अंदर, रसोई में से लेंगे बेकिंग सोडा को रगड़ेंगे और उससे ही आपका अम्लीय प्रभाव क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्योंकि ये क्षार होता है और क्षार होने के कारण ये अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। नेक्स्ट है गुरुजी अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होती है? वर्षा के जल में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल जब मिल जाते हैं तो वर्षा के जल का मान हो जाता है 5.6 से भी कम। ऐसी वर्षा को कहते हैं, बताओ कौन सी वर्षा? अम्लीय वर्षा। इसके दुष्प्रभाव ये होते हैं कि फसलों को हानि होने लग जाती है, जलीय जीवों को जो है हानि होने लग जाती है, भूमि की उर्वरता नष्ट होने लग जाती है, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका क्षरण होने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा ताजमहल का रंग हल्का पीला होने को जा रहा है, उसका कारण भी बताओ कौन सा अम्ल है? अम्लीय वर्षा है। ध्यान रखना अम्लीय वर्षा में दो अम्लीय ऑक्साइड पाए जाते हैं जिनका जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और एक नाइट्रिक ऑक्साइड है। पता कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड किस में पाई जाती हैं? बताओ अम्लीय वर्षा में पाई जाती हैं। पहले 2017 के एग्जाम में बोर्ड के में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी की पीएच। नेक्स्ट है आपका कौन सा पीएच? मिट्टी की पीएच। बताओ मिट्टी की पीएच में क्या करते हैं गुरुजी? मृदा की पीएच को ज्ञात करके मृदा की उर्वरता को निर्धारित किया जाता है जिससे अच्छी फसल हो सके। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, पीएच का दैनिक जीवन में क्या है, बड़ा महत्व होता है। फिर आपका गुरुजी है लवण प्रवार। बताओ लवणे प्रवार, अर्थात लवण भी 3 प्रकार होते हैं, अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, उदासीन लवण होता है। ध्यान से सुनना, यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर जो लवण बना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है, क्योंकि दुर्बल क्षार दुर्बल है तो इसमें क्षार का तो प्रभाव आएगा ही नहीं, प्रबल अम्ल है तो अम्ल का प्रभाव आएगा, इसीलिए लवण क्या कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। बताओ कैसा कहलाएगा? अम्लीय लवण कहलाएगा। जैसे कि आपका बनता है कौन सा? अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि प्रबल अम्ल लिया था हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दुर्बल क्षार लिया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों से क्रिया करके बनाया अमोनियम क्लोराइड, इसीलिए लवण कैसा होगा? अम्लीय। लेकिन क्षारीय लवण में दुर्बल तो अम्ल होता है और प्रबल क्या होता है? क्षार। तो क्षार की प्रबलता है, इसीलिए लवण भी कैसा हो जाएगा? प्रबल। जैसे कि सोडियम एसीटेट। बताओ क्या है? सोडियम एसीटेट। उदासीन लवण में या तो प्रबल प्रबल होंगे दोनों, क्षार भी प्रबल होगा अम्ल भी प्रबल होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, या फिर ऐसा लवण बनेगा जिसमें दोनों ही दुर्बल हो, तो बताओ लवण कैसा कहलाएगा? उदासीन लवण कहलाएगा। अब ध्यान से सुनना, कुछ प्रमुख यौगिक हैं, जो कि प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं आपको वो ध्यान में रखना है। पहला है आपका सोडियम क्लोराइड। बताओ कौन सा यौगिक है? प्रमुख यौगिकों में सोडियम क्लोराइड आपका प्रमुख यौगिक है। बताओ सोडियम क्लोराइड के बारे में अपन अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। कौन है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है पहला प्रमुख यौगिक, जिसका निर्माण किस प्रकार से करते हैं? अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लें और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों की क्रिया कराते ही हमको क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अर्थात इसका पीएच मान होता है 7। बताओ क्या होता है? पीएच मान 7 होता है साधारण नमक का। क्लियर। उपयोग इसमें करते हैं अपन भोजन के रूप में नमक डालते हैं, सब्जियों में नमक डालते हैं, खाद्य परिरक्षण के रूप में किया जाता है, जैसे मछली वगैरह है, मछलियों को अगर क्षतिग्रस्त ना हो, अर्थात मछलियों का क्षरण ना हो, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं? नमक में लपेट के रखते हैं। हिमीकरण अर्थात बर्फ का मिश्रण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा यौगिक है आपका व्यंजक चूड़। बताओ कौन सा है? व्यंजक चूड़। व्यंजक चूड़ को ही अपन कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बताओ क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र होता है CaOCl2। बताओ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बताओ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ध्यान में रखना है आपको। निर्माण कैसे होता है गुरुजी? निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बन जाता है? व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के व्यंजन में किया जाता है, कागज उद्योगों में लकड़ी के मज्जा से व्यंजन में किया जाता है। व्यंजन का मतलब होता है रंगों को निकालना। तो सूती वस्त्र हैं, वो वस्त्रों से रंगों को निकालने के लिए, लिनेन भी एक प्रकार का वस्त्र ही होता है, उसमें से रंगों को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों के मध्य में काला काला वाला भाग होता है जिसे पित्त या मज्जा कहा जाता है, उसको निकालता है। कब निकालते हैं उसको? जब कागज बनाते हैं। तो कागज उद्योगों में जब लकड़ी में से मज्जा निकाला जाता है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? व्यंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। अर्थात रासायनिक उद्योग में इसका उपचाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध जल करने में, अर्थात जो पेयजल है उसको शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, और पीने वाला जल को जीवाणु मुक्त करने में, जीवाणु जो पाए जाते हैं पीने वाले जल को दूषित कर देते हैं, इसीलिए उन जीवाणु से मुक्त करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो बताओ व्यंजक चूड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुजी, इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यौगिक है। इसका उपनाम होता है बताओ कास्टिक सोडा। बताओ क्या नाम होता है? कास्टिक सोडा। इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, NaOH इसका पूर्ण नाम होता है। एक होता है कास्टिक पोटास, वो होता है KOH। बताओ क्या होता है? KOH अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तो कहते हैं कास्टिक पोटास, लेकिन कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ध्यान रखना, इसका निर्माण करते हैं अपन क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा। बताओ किसके द्वारा? क्लोर क्षार अभिक्रिया के द्वारा इसका निर्माण करते हैं। क्या होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया? देखना, सोडियम क्लोराइड का जल विद्युत अपघटन करने पर, क्या करने पर? जल विद्युत अपघटन करने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाती है और क्लोरीन गैस भी निकल जाती है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। देखना कैसे करते हैं। ये आपका नीचे डायग्राम दे रखा है जिसमें 1-2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं हमने,
एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे कैथोड कहा जाता है। दोनों को हमने एक बैटरी जो जोड़ रखा है। फिर इसमें हमने जल भेजा और इधर से सोडियम क्लोराइड भेजी, और जल और सोडियम क्लोराइड दोनों अपने आयनों में टूट जाते हैं। सोडियम क्लोराइड Na+ में टूट गया और Cl- में टूट गया, जबकि H2O जो जल है वो OH- में और H+ में टूट जाता है। ध्यान से सुनना, इसमें से सोडियम क्लोराइड सॉरी ये आपका क्या है OH रेडायन और Na+ ये दोनों मिलकर के बना देते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैथोड की ओर आपको प्राप्त होगा। जबकि ये हाइड्रोजन आयन हैं वो हाइड्रोजन गैस के रूप में कैथोड की ओर से निकल जाते हैं, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन होते हैं पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या होता है, अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण होता है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन जो है कैथोड से निकलेंगे, ध्यान रखना। और क्लोरीन आयन है ये नेगेटिव है, जबकि एनोड पॉजिटिव होता है, ये इसीलिए एनोड की ओर जाएगा। क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस के रूप में कहाँ से निकलते हैं, एनोड से निकलते हैं। तो यही बस आपको ध्यान में रखना है। इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है, क्लोर 4 अभिक्रिया में कि सोडियम क्लोराइड का जल विद्युत अपघटन करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्राप्त होता है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड के पास में मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना, क्लोरीन गैस कहाँ पर निकलती है, एनोड पर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकलती है, कैथोड पर निकलती है। अब फिर बात आती है आपकी गुरुजी उपयोग की, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो धातुओं से ग्रीज को हटाने में करते हैं, साबुन और अपमार्जक का निर्माण करने में करते हैं, कागज बनाने में करते हैं, और कृत्रिम फाइबर को बनाने में करते हैं। तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा। बताओ क्या आता है, बेकिंग सोडा भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है बेकिंग सोडा। ध्यान से सुनना, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, अर्थात इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अपन खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसका निर्माण कैसे करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेंगे, जल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया, इन सबकी आपस में क्रिया कराने पर आपको मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से अपन सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण कर सकते हैं। इसका उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थों बेकिंग पाउडर बनाने में, जैसे केक बनाने में, पाव रोटी, पकौड़े, ब्रेड, ये खस्ता पकौड़े बनाने में, इनको पानी की टिकिया बनाते हैं उनमें भी किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है वो क्या करती है, इनको फुला देती है, क्या कर देती है, उनमें भर जाती है, भीतर अंदर भर जाती है, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, पकौड़े भी फूल जाते हैं, पानी की टिक्की हैं वो भी फूल जाती हैं, अर्थात पकौड़े भी फूल जाते हैं। तो पकौड़े बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनना, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल ये दोनों का क्या है, एक मिश्रण है। ध्यान से सुनना, ये पिछली 2017 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो घटक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेकिंग सोडा और दूसरा होता है टार्टरिक अम्ल। अर्थात बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहा जाता है। ध्यान से ये ध्यान रखना है आपको। सोडा वाटर बनाने में, सोडा युक्त शीतल पेय जल बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अनेक सामान के यंत्रों में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी बातें बेकिंग सोडा के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। एक आपको छोटा सा ध्यान रखना है, नीला तोता का सूत्र केवल क्या रखना है, कॉपर सल्फेट, अर्थात कॉपर सल्फेट .5H2O, ये ध्यान रखना है। केवल क्या है, नीला तोता है, कॉपर सल्फेट .5H2O। इसके बाद नेक्स्ट आपका है और जो कि धावन सोडा। बताओ कौन सा सोडा है, धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है, बताओ Na2CO3.10H2O। ध्यान रखना, ये सूत्र Na2CO2 सोडियम कार्बोनेट है, ये पूरा नहीं है, यहाँ पर डॉट लगा करके 10H2O और लिखना है। बताओ क्या लिखना है, 10H2O और लिखना है। तो आपसे पूछा जाए धोने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। क्लियर, कैसे निर्माण किया जाता है, आपको निर्माण की विधि में बता देता हूँ कि सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाएगा। और ये सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होता है, आपका जो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इस NaHCO3 बेकिंग सोडा को अपन गर्म करते हैं, जिससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। बताओ क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण अर्थात जल से क्रिया कराने पर क्या बन जाता है, आपका सोडियम कार्बोनेट 10H2O जो धावन सोडा होता है। और इसका उपयोग अपन करते हैं कांच बनाने में, साबुन को और कागज उद्योगों में किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में भी किसका उपयोग करते हैं, बताओ धावन सोडा का। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बोरेक्स के उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। बोरेक्स क्या होता है गुरुजी, Na2B4O7 जो पृथ्वी से मिलता है, कहाँ से मिलता है, जमीन से निकाला जाता है। बोरेक्स अर्थात एक खनिज के रूप में प्राप्त होता है बोरेक्स। इसका निर्माण किसके रूप में करते हैं, उत्पादन करने में कि हम धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है, Na2B4O7। ध्यान रखना है, और .10H2O इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। घरों में साफ सफाई करने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग करते हैं, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में भी किसका उपयोग करते हैं, बताओ धावन सोडा का। ये इंपॉर्टेंट है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में बताओ किसका उपयोग करते हैं, धावन सोडा का। और बोरेक्स के उत्पादन में भी किसका उपयोग करते हैं, तो धावन सोडा का। सारे
महत्वपूर्ण ध्यान रखना। इसके बाद है आपका, बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बताओ क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं पीओपी। बताओ कौन सा की पी कहते हैं, पीओपी कहते हैं। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। बताओ क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लास्टर पेरिस का क्या होता है, सूत्र होता है। इसका निर्माण किया जाता है गुरुजी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और 2H2O। बताओ कितने अणु होते हैं जल के, कैल्शियम सल्फेट के साथ में जल के अणु 2 होते हैं, जिसको हम 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसे अपन पीओपी कहा जाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, अग्नि से पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी सारी आपकी पीओपी और हिस पूरा चैप्टर, अर्थात अम्ल क्षारक एवं लवण पूरे चैप्टर का हमने धनाधर रिवीजन किया। आशा करता हूँ सबको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ही ये बॉम्ब शूट जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा और परीक्षा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मित्रों, ये था आज का हमारा बॉम्ब शूट अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसका हमने कर दिया है इस वीडियो के अंदर सुपड़ा साफ। इसी तरह आपसे जुड़े रहें हमारे ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल के साथ में, जिससे नई नई वीडियोज में और सभी टॉपिक को, अर्थात संपूर्ण विज्ञान को हम सुपड़ा साफ कर देंगे। बताओ किसके माध्यम से, बॉम्ब शूट के माध्यम से। ना थके हैं पैर, ना कभी हिम्मत आ रही है, और हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसीलिए हमारा भी अब संघर्ष जारी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ध्यान रखना और देखते जाएं, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और वीडियो को, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब।